दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ताकि आगे यदि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रेषण आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ होता है? ऑप्शन है आपके भ्रामक विचार, अर्थ विषयक ध्वनि, आशंका या फिर मन मस्तिष्क में चित्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो है वो मन मस्तिष्क में चित्र के साथ प्रारंभ होता है और संप्रेषण की प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है मन मस्तिष्क में बने चित्र के साथ होती है। संप्रेषण में किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के द्वारा मनोभावों का आदान प्रदान किया जाता है और इसके लिए विभिन्न संप्रेषण प्रक्रिया जैसे शब्द, संकेत, हाव भाव इत्यादि को अपनाया जाता है। तो संप्रेषण आमतौर पर मन मस्तिष्क में चित्र के द्वारा प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा? ऑप्शन है आपके सक्रिय विसंकेतक, निष्क्रिय प्रेक्षक, नकारात्मक आग्राहक या अशांत कोडक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्रिय विसंकेतक। दोस्तों जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेतक सक्रिय विसंकेतक यानी डिकोडर होगा और संचार प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो क्या क्या हैं देख लीजिए। संदेश होता है, फिर उसको संचरित करने वाला संचारक होता है, फिर कूट संकेतक होता है, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है, उसके बाद रिसीवर या प्राप्तकर्ता होता है, फिर अर्थ परिवर्तन होता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक होता है। अगला प्रश्न है, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? संदर्भ, संचारण गति, संबद्ध शोर या चैनल क्षमता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संदर्भ। दोस्तों संचार में संदेश की व्याख्या जो है वो संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है और संदेश जो होता है संदर्भ सूत्र के रूप में किसी अन्य शाब्दिक अथवा अशाब्दिक माध्यम के द्वारा संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति तक जैसे छात्र तक पहुंचाया जाता है और संदेश प्राप्त करने वाला संदेश को समझता है। डिकोडिंग और आवश्यकता अनुसार प्राप्त संदेश के अनुकूल उचित फीडबैक प्रदान करता है और इस तरह सही उत्तर हो जाएगा संचार में संदेश की व्याख्या कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता, श्रोताओं की भागीदारी, सूचना का एक तरफा अंतरण और ग्रेप वाइन का रणनीतिक उपयोग। तो सही उत्तर है सूचना का एक तरफा अंतरण। दोस्तों देखिए सूचना का एक तरफा अंतरण संप्रेषण का प्रभावी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों और भावनाओं का इस प्रकार से विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ लेते हैं। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्य या मान होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ASCII का मूल्य। दोस्तों इसको ASCII भी कहा जाता है और मानक ASCII 128 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है और ये प्रत्येक वर्ण के लिए 7 बिट का प्रयोग करता है। कंप्यूटर कीबोर्ड के सभी प्रतीक, चिन्ह, अक्षर, संख्याओं का ये मूल्यमान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को अधिक से संबद्ध किया जाता है
फोन लाइन, लैन, इंटरनेट या सर्वर? तो सही उत्तर है इंटरनेट। दोस्तों टीसीपी और आईपी इंटरनेट के लिए आवश्यक हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करे ये निर्णय करता है, और इससे दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार संभव होता है। अगला प्रश्न है डीएवीपी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है डीएवीपी का इसका पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों डीएवीपी का पूर्ण रूप होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी ये फुल फॉर्म है डीएवीपी का, और ये संस्था भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त शासी निकायों के लिए विज्ञापन करना है। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है और रीजनल कार्यालय बंगलुरु और गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? ऑप्शन है एनटीसीएस, पीएएल, एनटीएसई या एसईसीएएम। तो सही उत्तर है भारत में जो टेलीविजन कार्यक्रम हैं उनके प्रसारण के लिए पीएएल यानी फेज अल्टरनेटिंग लाइन पद्धति को अपनाया जाता है। पीएएल का फुल फॉर्म हो जाएगा फेज अल्टरनेटिंग लाइन पद्धति, और इसके द्वारा 625 लाइन प्रति 50 फील्ड प्रति सेकंड प्रसारण होता है। पाल यानी एनालॉग टेलीविजन के लिए एक रंग कोडिंग एनकोडिंग प्रणाली होती है। तो पीएएल मतलब फेज अल्टरनेटिंग लाइन पद्धति, जो भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किस ग्रह का? तो सही उत्तर है शनि का उपग्रह है टाइटन। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 80 से अधिक है। दोस्तों 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों के खोज की पुष्टि की गई है और इसके उपग्रहों की संख्या में और भी वृद्धि हो गई है। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है सबसे बड़ा, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, और कोसी बिहार की प्रमुख नदी है और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। असम भी दोस्तों बाढ़ प्रभावित है, लेकिन सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित या बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन देखिए जलोढ़ मिट्टियाँ, लैटराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ या रेगुर मिट्टियाँ। तो सही उत्तर है रेगुर मिट्टियाँ। भारत में जो रेगुर मिट्टियाँ हैं इनका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है, और रेगुर को आप जानते हैं काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती हैं, और ये कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में एग्रो इकोलॉजिकल या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 15, 17, 18 और 20। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे यानी भारतीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और इन पारिस्थितिकी क्षेत्रों का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। और एक प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? आपको बताना है, क्योंकि यूपी स्पेशल खंड के अंतर्गत ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी
नीरी जो है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है। इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको NEERI नीरी कहते हैं। और ये इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। तो देख लीजिए दोस्तों, नीरी जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन है आपके मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ऑप्शन बी जो है ये ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषक गैस नहीं है ओजोन के लिए। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसरो द्वारा ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट PSLV C11 द्वारा 28 फरवरी 2021 को कुल दोस्तों कितने, तो आपको बताना है, कुल 19 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। इसमें प्राथमिक उपग्रह अमेजोनिया 1 था, ब्राज़ील का भू अवलोकन उपग्रह। इसके अलावा 18 अन्य सहयात्री उपग्रहों का प्रमोशन भी किया गया। तो टोटल दोस्तों 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? देखिए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए CO इसका फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु भाग लेता है और ये प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन और अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों और शेष 10% ईंधन पदार्थों मुख्य रूप से कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों आदि के वातावरण में मिलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों 50% इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलता है। ये सिगरेट के धुएं में भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है। इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आप समझ लीजिए कि अगर जो सूर्य न होता तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलन करना है। इसमें राज्य और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। देखिए गुजरात में राज्यसभा सदस्य जो हैं वो 11 हैं। कर्नाटक में दोस्तों 12 राज्यसभा सदस्य हैं। केरल से 9 और ओडिशा से 10 राज्यसभा सदस्य जो हैं आते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन C। देखिए 2, 3, 1 और 4 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे? ऑप्शन है आपके GV मावलंकर, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी और PA संगमा। तो सही उत्तर PA संगमा। दोस्तों PA संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में वो लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान के संशोधन के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध मत में निर्वाण की व्याख्या ये है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन किया जाए। और बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया था जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी दुख देने वाली मनस्थितियों से परे है। और ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। और निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से निर्वाण में तृष्णा और द्वेष जो इसका कारण होता है वो समाप्त हो जाता है, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के दुखों या कष्टों से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल। देखिए, मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। ये आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों और झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। तो सही उत्तर है बहुजन समाज 1910 में दोस्तों मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जनवरी 2021 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर राज अय्यर। देखिए, डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है और इस पद का सृजन जुलाई 2020 में पेंटागन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है और आपको याद भी होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार करके इस कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। और वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो दोस्तों ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, न कि अनुदारवादी पार्टी। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में दादा भाई नौरोजी चुने गए थे 1892 में और ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उस पर विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समयावधि में लोगों को पूरा कराना और पहले से चली आ रही आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को भी इसमें मिला दिया गया है। तो ग्रामीण आवश्यकता की मूलभूत चीज़ों को उपलब्ध कराना PMGY यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी या बढ़ती निवेश दर। तो सही उत्तर दोस्तों अपर्याप्त वृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि बढ़ती निवेश दर या जो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट है ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं
घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या आनुवांशिक भिन्नता के? तो सही उत्तर है बायोस्फीयर रिजर्व या बायोमंडल जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। ये आनुवांशिक भिन्नता के दोस्तों ये जो है संबंधित हैं। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या भारत? तो सही उत्तर है सितंबर 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन में प्रस्तावित है और इसका शुभंकर 3 रोबोट होगा जिसका नाम कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन होगा। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, देखिए 30वां प्रश्न, भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन 28 दिसंबर 2020 को किया गया जिसका नाम क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था और ये न्यूमोसिल नाम से इसका उद्घाटन किया गया था। न्यूमोसिल है दोस्तों, ये न्यूरोसिल नहीं न्यूमोसिल है और इस वैक्सीन का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भागीदारों के सहयोग से किया है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।